गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। हम लोगों की न्यूज़पेपर एनालिसिस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम इंडियन एक्सप्रेस को पूरे डिटेल में देखेंगे। आज की डेट है जुलाई 17, 2024 और डे है वेडनेसडे। हम आज के इस न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब आप आज के पेपर को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी प्रीलिम सेंट्रिक है और हमारे एग्ज़ाम्स भी नज़दीक हैं, आपको पता ही है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो एक MCQ फॉर्मेट में आ सकता है और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये मेंस में भी बैकग्राउंड हेल्प करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये है हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस के पहले आर्टिकल की बात। पहला आर्टिकल जो हमारे सामने है वो ये है कि सेंटर ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है नीति आयोग को और बहुत सारे स्पेशल इन्वाइटीज़ को लेकर आए हैं। तो अब हम थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं कि चीज़ क्या हुई है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, नीति आयोग में जो स्पेशल इन्वाइटी होते हैं उनका नंबर 5 से 11 कर दिया है। तो इसलिए अब आप लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीति आयोग में ये स्पेशल इन्वाइटीज़ कौन है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि 5 मिनिस्टर जो बीजेपी के अलाई से लाए गए हैं, यानी बीजेपी के जो अलाई के लोग हैं, HD कुमारस्वामी हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, राजीव रंजन सिंह हो गए, चिराग पासवान हो गए और KR नायडू, इन लोगों का नंबर ऐड करके 11 किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस वाले पार्ट में दिखेगी कि PM नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन कंटिन्यू करेंगे नीति आयोग के और सुमन के बेरी जो हैं वो वाइस चेयरमैन की तरह काम करेंगे। इसलिए हम लोगों के लिए ये इस न्यूज़ आर्टिकल से निकल के आता है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, राइट। और जो हमारे वाइस चेयरमैन होते हैं दैट इज़ समवन दैट इज़ चोजन बाय दी नीति आयोग। उसको भी हम बताएंगे कि कैसे चूज़ किया जाता है, बट आप ये नाम याद रखेंगे, सुमन के बेरी। एग्जाम में हो सकता है चेयरपर्सन तो आसान है याद रखना कि वो PM है हमारे, लेकिन वाइस चेयरपर्सन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप सुमन के बेरी का नाम याद रखेंगे। उसके अलावा साइंटिस्ट कुछ लोग जो हैं उनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। वो फुल टाइम मेंबर्स के भी नाम दिए हुए हैं, जैसे कि साइंटिस्ट VK सावंत हो गए, VK पॉल हो गए, अरविंद विरमानी हो गए। इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ सुनी रहेगी तो एग्जाम में याद आ जाएगा। उसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको रिप्लेस कर दिया गया है, रिप्लेस नहीं किया गया, उन्होंने रिप्लेस किया है नरेंद्र सिंह तोमर को एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह, ठीक है। पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे बट अब शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं। इसके अलावा और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं नीति आयोग के वो हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, होम मिनिस्टर अमित शाह और जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो अब ये तो पूरी हो गई न्यूज़ की बात। अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं क्योंकि यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में आपके एज इट इज़ आ सकता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म बताने के लिए, तो ये चीज़ आप दिमाग में याद रखेंगे। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपने देखा होगा प्री में पिछले साल भी एक तरह का क्वेश्चन आया था चैट GPT में, GPT का फुल फॉर्म पूछ दिया था, तो बस इसलिए आप ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है नीति आयोग के लिए कि नीति आयोग किस तरह की बॉडी है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो याद रखें नीति आयोग इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ना ही ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको तो पता ही होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी के बीच में अंतर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के तहत सेटअप होती है और जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो बॉडी होती है जो लॉ के थ्रू लेकर आते हैं, ठीक है। तो ना ही ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एक तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग इस्टेब्लिश कैसे हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ है एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन की तरह, इस्टेब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ये याद रखना, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बना है, ठीक। अब देखिए दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, नीति आयोग की छोटी सी हिस्ट्री हल्की फुल्की बता देती हूँ। नीति आयोग से पहले हमारे गवर्नमेंट में जो चीज़ होती थी उसको हम लोग बोलते थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये हिस्ट्री हो गई नीति आयोग की। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1950s में बनता है, ठीक है, 1950s में।
ये जो प्लानिंग कमीशन था वो नेशन की क्या देखता था, ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी देखता था, यानी कि जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि किस में कितना खर्चा जाएगा, 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे उस वक्त, 5 ईयर प्लान्स बनते थे। लेकिन क्या होता है ओवर टाइम, मैं आपको बता देती हूँ, ओवर टाइम इसकी क्रिटिसिज्म होनी शुरुआत हो जाती है, ठीक है, इसकी बुराई करने लगते हैं, क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। जब इसकी क्रिटिसिज्म होती है तो इसको बदल दिया जाता है, और किस समय बदला जाता है वो डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म होती है और इसको जो है बदल दिया जाता है नीति आयोग के फॉर्म में, ठीक है, और ये बदला जाता है 13 अगस्त 2014 को। आपको ये 13 अगस्त याद नहीं रखने की ज़रूरत है, पर ये ईयर याद रखना है कि 2014 में नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को बदल दिया जाता है नीति आयोग के फॉर्म पे, ठीक है, नीति आयोग बन जाता है ये। और ये जो प्लानिंग कमीशन थी इसकी बुराई क्या थी, क्रिटिसिज्म ये था कि ये बहुत सेंट्रलाइज्ड था, यानी कि सब कुछ सेंटर देखती थी और बहुत ही रिजिड था। और क्योंकि हमारा देश बहुत ही विभिन्न है, बहुत ही डाइवर्स है, इसीलिए उसकी नीड्स भी डाइवर्स हैं, और इस वजह से नीति आयोग बनता है जो कि बहुत डाइवर्सिटी लेकर आता है। और नीति आयोग की डाइवर्सिटी आपको कैसे पता चलेगी कि ये नीति आयोग डाइवर्स है? तो नीति आयोग डाइवर्स होने का रीज़न इसका ये है कि नीति आयोग में जो इसकी कॉम्पोजिशन होती है, मतलब जिन चीज़ों से, जिन लोगों से ये मिलके बना है, वो आपको बताता है कि उसकी कॉम्पोजिशन ही उसकी डिवर्सिटी बताती है। जैसे कि इसके कॉम्पोजिशन में होते हैं, इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है, ठीक है, इस गवर्निंग काउंसिल में आप लोग को ये याद रखना है कि सीएम होते हैं हर स्टेट के। अब इससे क्या हो गया, हर स्टेट के सीएम हो गए तो उन लोगों की बात सुनी जाएगी। उसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ना यूटी में, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूटी के होते हैं उनको डाला जाता है इनकी गवर्निंग काउंसिल में। तो इससे क्या होता है कि गवर्निंग की जो भी चीज़ें हैं वो ये लोग सुन लेते हैं। उसके अलावा एक होता है रीजनल काउंसिल, 2 काउंसिल होते हैं, गवर्निंग काउंसिल, एक रीजनल काउंसिल। और रीजनल काउंसिल जो है वो नीड टू नीड बेसिस पे बनता है, ठीक है, जब नीड आती है तो पीएम बना देते हैं इसको। इसके अंदर भी सीएम होते हैं और एलटी होते हैं। अब आपको दूसरी चीज़ जो बार बार इस न्यूज़ आर्टिकल से मिला के मैं दिखा रही हूँ वो है, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो नीति आयोग में कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब कि वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट रहेंगे ही रहेंगे। इसमें मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, ठीक है, 4 लोग हो सकते हैं फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको कौन क्या करते, एक्स ऑफिशियो मेंबर बनते कैसे हैं, तो इनको नॉमिनेट करते हैं हमारे पीएम, नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो पीएम जब नॉमिनेट करेंगे तो ये हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर जो हैं आप यहाँ से नाम याद रखेंगे कि कौन कौन है। उसके अलावा कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है, जो रोटेशन बेसिस पे आते हैं जब भी ज़रूरत हुई। और उसके अलावा जो रीजनल काउंसिल और ये सारे, इसमें 2 मेंबर होते हैं, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम। फुल टाइम वो लोग होते हैं जो हर वक्त रहते हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है फुल टाइम मेंबर्स, ये फुल टाइम मेंबर है जो पूरे समय में रहेंगे, ठीक है। और पार्ट टाइम मेंबर समय टू समय आता है। उसके बाद बारी आती है जिस पे ये पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल है, वो है स्पेशल इन्वाइटी। ये स्पेशल इन्वाइटी वाली चीज़ आ जाती है, स्पेशल इन्वाइटी, SPL लिख रही हूँ, ठीक है, स्पेशल इन्वाइटी। ये स्पेशल इन्वाइटी में कौन लोग होते हैं, तो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन होते हैं, एक्सपर्ट्स, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे एक्सपर्ट लोगों को लिया जाता है जो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने अपने फील्ड में। तभी तो अगर मान लो कोई साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात करना है तो क्या हम किसी नेता से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो करे, तो इसीलिए एक्सपर्ट लेकर आते हैं। और फिर एक और पोस्ट होती है जिसको कहते हैं CEO। एक तो हो गए हमारे चेयरमैन और दूसरे हो गए वाइस चेयरमैन। जैसे कि आपने देख लिया, चेयरपर्सन जो हो गए वो हमारे PM हो गए, और वाइस चेयरपर्सन जो है वो नीति आयोग के सुमन के बेरी हैं। उसी की तरह एक होते हैं जिनको कहते हैं CEO का नाम भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए याद रखना। तो CEO हो गए हमारे BVR सुब्रमण्यम, ठीक। तो ये इस आप देख सकते हो कि ये वाला खुद में एक आर्टिकल बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा था। तो इतना मेरे हिसाब से इनफ है आप लोगों के लिए। बाकी ऑब्जेक्टिव क्या है नीति आयोग की, तो ऑफ कोर्स हमारे नेशनल इंटरेस्ट को देखता है, और वो हमारे मेंस के लिए आप चीज़ें लिख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेंस में भी ये चीज़ आप अपनी इंट्रो में डाल सकते हो। तो इस तरह से ये वाला आर्टिकल फिनिश होता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस आए हैं, ठीक है, और वो 2, उसमें से जो एक जज है जिनका नाम है जस्टिस N कोटेश्वर सिंह,
सिंह, इनके बारे में नाम जानना आपको ज़रूरी है क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट जज फ्रॉम मणिपुर टू बी अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले मणिपुर के ऐसे जज बने हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, तो ये नाम आप याद रखेंगे, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 जो हमारी बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। ये बात करता आर्टिकल 124 कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ये आर्टिकल 124 बोल रहा है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट अपने लॉ बना करके एक लार्ज नंबर ऑफ जजेस कह सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अब इससे बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते कैसे हैं, कौन बनाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज का फॉर्मेशन होता है वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है, कोलिजियम सिस्टम। अब ये कोलिजियम सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, इसी के थ्रू जजेस चुने जाते हैं। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, मैं आपको अच्छे से ऊपर से बता देती हूँ ये वाली हिस्ट्री, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। बट अल्टीमेटली आपको ये चीज़, ये जो फॉर्मेशन है वो जाननी ज़रूरी है। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो करते कौन है, तो अपॉइंटमेंट अगर आपसे पूछा जाए, अपॉइंटमेंट अगर इनकी होती है तो इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, PREZ लिख रही हूँ, प्रेसिडेंट को शॉर्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और किसके कंसल्टेशन से करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि हाँ इनको आप ले लीजिए, तो वो उनको उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज बना देते हैं। यहाँ पे जो CJI से इनको कंसल्टेशन लेना है ये ऑब्लिगेटरी है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, इसके बिना प्रेसिडेंट नहीं ले सकते। बट आपसे पूछा जाए कौन अपॉइंट करता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। पहले इसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी थी, जब ये कोलिजियम सिस्टम आया उससे पहले कुछ कंट्रोवर्सी थी। 3 केसेस होते हैं, एक होता है फर्स्ट जजेस केस, दूसरा होता है सेकंड जजेस केस, और फिर तीसरा होता है थर्ड जजेस केस। ये कुछ केसेस होती हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। आप लोग को मैं बस थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। क्या होता है, पहले जज केस में बोला जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन देंगे वो सिर्फ एडवाइजरी होगा। सेकंड वाले में कहा जाता है इसको चेंज किया जाता है। सेकेंड जजेस केस में जो ये वर्ड कंसल्टेशन है इसी पे प्रॉब्लम हुई थी। पहले वाले में बोला जाता है कि कंसल्टेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं है, अब बाइंडिंग नहीं है। सेकेंड जजेस केस में इसको रिवर्स किया जाता है और बोला जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कंसल्ट करेंगे ना प्रेसिडेंट को, वो कंकरेंट हो जाएगा, मतलब कि अब जो है सुननी ही पड़ेगी। सिंपल भाषा में बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोलेंगे वो प्रेसिडेंट को सुनना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड जजेस केस में कहा गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है 2 और जजेस की एडवाइस लेंगे, +2 जजेस की एडवाइस लेंगे और तब कर सकेंगे। तब आता है हमारा थर्ड जजेस केस, और थर्ड जजेस केस 1998 में आता है। ये ईयर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जजेस केस में क्या बोला जाता है कि कंसल्टेशन वही चीज सेकंड वाली रखी गई कि हाँ ऐसा ऐसा कंसल्टेशन होगा, पर अब कहा गया 2 जजेस की जगह यहाँ पे प्लूरैलिटी ऑफ जजेस की बात कही गई कि अब जो है नंबर ऑफ जजेस बढ़ेंगे 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो 2 जजेस की एडवाइस ऐसा नहीं है, सीनियर मोस्ट अब कोलिजियम का फिर गठन होता है। इस थर्ड जजेस केस के बाद कोलिजियम का गठन होता है। कोलिजियम एक सिस्टम है, ठीक है, कोलिजियम सिस्टम का गठन होता है। इस कोलिजियम में कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। ये 4 सीनियर मोस्ट जज जो हैं, यही प्लूरैलिटी वाली चीज़ आई थी थर्ड जजेस केस में, यही प्लूरैलिटी 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ठीक है। अब ये लोग मिल करके बताते हैं प्रेसिडेंट को कि देखिए इनको ले लीजिए, ये सबसे ऐसे सही जज है, और फिर उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज गठित हो जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है कि कैसे जज बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको कोलिजियम सिस्टम याद रखना है, आपने ये 3 जजेस केसेस एक बार दिमाग में रखना है, और आपको अल्टीमेटली याद रखना है कि कौन अपॉइंट करता है जज को, तो वो जज को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये बताओगे आपके कितने सारे जजेस हैं, अभी नंबर बताओगे इन सुप्रीम कोर्ट। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, उससे क्या होता है हमारे लिए भी सही रहता है और आप लोगों के लिए भी रिवीजन की तरह काम करेगा। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताएंगे कि क्या आज तक हमारे इंडिया में कोई भी फीमेल
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही हैं कि नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी या नहीं थी। चलिए दूसरे न्यूज़ आर्टिकल पे चलते हैं। अब ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बात हो रही है मनी बिल की। अब ये आपको पूरा एक्सप्लेन्ड है इसमें, ठीक है। मनी बिल यूपीएससी, बीपीएससी, ये कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, कोई भी कमीशन की, मनी बिल इनका फेवरेट टॉपिक हो जाता है। तो हमें मनी बिल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है। तो मनी बिल का आर्टिकल आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मनी बिल कौन से आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो आप इसको ये कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। अब मैं थोड़ा थोड़ा मनी बिल के बारे में आपको बता देती। तो देखिए, आप लोग मुझे पहले आर्टिकल का नंबर लिख के बताओगे कौन से आर्टिकल में मनी बिल के बारे में बात की गई है। अब मनी बिल क्या होते हैं, तो मनी बिल टिपिकली जो होते हैं वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होते हैं हमारे, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर। अब मनी बिल, किस बिल को मनी बिल कहा जाएगा, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मनी बिल के बारे में लिखा हुआ है कि जो मनी बिल है वो ऐसी मैटर को ही हम लोग मनी बिल के अंदर ले सकते हैं जो किससे रिलेटेड हो, इम्पोजिशन से, ठीक है, या फिर अबॉलिशन से, या फिर आप कह सकते हो रेमिशन से, या फिर ऑल्टरेशन से। ये सब मैं बताऊंगी क्या है, ऑल्टरेशन से और रेगुलेशन से। किस चीज़ की, रेगुलेशन ऑफ व्हाट, ऑफ टैक्स, ठीक है। तो मनी बिल वो वाला बिल हो गया जो किसी भी टैक्स का, आपको कोई मतलब सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी टैक्स को थोपना है, कोई टैक्स हटाना है, कोई टैक्स का स्लैब चेंज कर देना, कुछ भी चेंज करना है, तो वो किसके वजह से होगा, मनी बिल के वजह से होगा, ठीक है। मनी बिल कहाँ पे पास किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया जाता है। कस्टडी, अब मनी बिल के अंदर किस चीज़ के लिए कस्टडी होती है, तो मनी बिल जो है वो कस्टडी हो, और क्या होता है, देखो दो तरह के ना हमारे पास फंड होते हैं गवर्नमेंट के पास। एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, एक कंटिजेंसी फंड होती है। कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, दूसरा कंटिजेंसी, ठीक है। अब जो ये दोनों फंड है ना कॉन्सोलिडेट, इनकी कस्टडी मनी बिल के अंदर ही होती है, ठीक है। जो कस्टडी होती है वो, उसमें जो पेमेंट होता है वो मनी बिल के अंदर, मतलब यहाँ पे कस्टडी रखता है मनी बिल। उसके अलावा जब आपको विड्रॉल करना है, यानी कि एक होती है कस्टडी, एक होता है अप्रोप्रिएशन। जो अप्रोप्रिएशन होता है किसी भी मनी का, मतलब कि आपको पैसा निकालना है, मेनली अगर आपको पैसा निकालना है ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वो मनी बिल के ही मदद से हो सकता है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट की मर्जी करी तो कभी भी कंसोलिडेटेड फंड से निकाल दिया। एक तरह का फंड मान लो आप इसको, कंसोलिडेटेड, एक सेकंड इसकी स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ मैं, हाँ जी, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया। जैसे कोई भी पैसा निकालना है ना गवर्नमेंट को, तो एक फंड होती है, तो वो मनी बिल के थ्रू ही निकल सकता है। लेकिन कस्टडी दोनों की है, कंसोलिडेटेड फंड की भी और कंटिजेंसी फंड की भी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा निकालना है, कुछ भी एक्सपेंडिचर है, तो वो मनी बिल के अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मनी बिल के अंदर आ गई। अब मनी बिल जो है ना वो पास होता है, कहाँ पास होता है, पार्लियामेंट में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके प्रीलिम्स का मटेरियल है कि मनी बिल कैन बी पास्ड ओनली इन लोकसभा, ठीक है। पास्ट जो होता है ओनली इन, पास नहीं, इंट्रोड्यूस्ड। जो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, मतलब कहाँ पे आएगा मनी बिल, तो सबसे पहले लोकसभा में आएगा, ओनली इन लोकसभा। ये हो गया आपका प्रीलिम का मटेरियल, ठीक है। एक बार मनी बिल लोकसभा से राज्यसभा चली जाती है ना, तो राज्यसभा के पास यहाँ पे लिमिटेड पावर है, ठीक है। आपको याद रखना है कि लिमिटेड पावर होती है राज्यसभा के पास, क्योंकि दोनों हाउस है, एक हाउस में जाए दूसरे में नहीं जाए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो दूसरे हाउस में जाता है ये बिल, पर राज्यसभा के पास बस इतनी ही पावर है कि वो कोई तरह की रिकमेंडेशन चेंजेस की कह सकते हैं कि चलो ये नहीं अच्छा लग रहा हमें, आप इसको चेंज कर दो। बट ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उसको चेंज एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत बढ़िया, पर अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो लोकसभा जो है उसमें राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं, ठीक है। 14 दिन में ये कोई भी तरह का, ये 14 डे आप याद रखेंगे, ठीक है। 14 डेज होते हैं राज्यसभा के बाद। इसमें वो किसी तरह का मान लो चेंजेस रिकमेंड करेगा, पर इससे ज़्यादा दिन नहीं रख सकता, और वो लोकसभा में भेज देगा। एक बार लोकसभा में चला जाएगा तो अब लोकसभा के ऊपर है कि इधर इट विल एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इसके ऊपर है। एक्सेप्ट कर लिया तो बढ़िया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो अब क्या ही कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि ये बिल पास हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जब एक मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है ना प्रेसिडेंट के पास, अब ये अल्टीमेटली जाएगा कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास एक चीज़ है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल,
ठीक है, उसको एक्सेंट देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव एक्सेंट, मतलब प्रेसिडेंट को एक बार ही चला गया उनके पास, ही हैज़ टू गिव हिज एक्सेंट टू द बिल, उनको उस बिल को एक्सेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सारी जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, ये सब प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं आया हुआ है, इसलिए बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट नॉर्मली एसेंट दे देता है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के परमिशन से ही ये बिल आता है। तो जब भी ये इंट्रोड्यूस होता है ना, जहाँ मैंने लिखा इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, तो यहाँ पे किसके एसेंट से, प्रायर परमिशन से आता है, तो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, फिर आ जाता है इन लोकसभा में लिमिटेड पावर में पास हो गया। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको मनी बिल में याद रखनी है। ठीक है, आर्टिकल तो आप लोग ही मुझे बताओगे, इंट्रोड्यूस कहाँ पे होता है ये आप लोग बताओगे। ठीक है, उसके अलावा आप लोग मेरे को आर्टिकल बता दिया, ये बता दिया, इतना काफ़ी। आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आर्टिकल बताओगे, बिकॉज आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इतना इससे रिलेटेड था। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो साइंस से रिलेटेड है, कि बच्चों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में क्या हो रहा है, एक चंडीपुरा वायरस इन्फेक्शन आ गया है, तो जिसको CHHPV इन्फेक्शन बोल रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फेक्शन गुजरात में है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि किस स्टेट में है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि ये कौन सा वेक्टर है, इसका वायरस कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है, प्रोटोजोआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वायरस की वजह से। अब ये किस फैमिली का वायरस है, तो रैप्डोविरिडी फैमिली। ये भी एग्जाम में हो सकता है कि कौन सी फैमिली है। अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि वायरस कहाँ सबसे पहले रहता है, तो ये सैंड फ्लाई में, और कुछ मॉस्किटो स्पीसीज जैसे कि एडिस एजिप्टी के अंदर आता है। और ये सारी अगर सैंड फ्लाई ने काट लिया या फिर एडिस एजिप्टी ने काट लिया, तो ये जो है वो बच्चों में चला जाता है। बच्चों में सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स करता है और 24 से 48 घंटे के अंदर डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ गया कि ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल क्या हुआ, दिमाग न्यूरॉन्स, तो ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब BPSC के हिसाब से रेलेवेंस क्या है, तो CPHV के बारे में ये जानना है कि पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी पे क्या इशू करता है। यानी कि आपको वेक्टर जाना है। वेक्टर कौन हो गया, वेक्टर आप तो जानते ही होगे ना, वेक्टर वो जो अपनी बॉडी में पालता है। तो वेक्टर हो गया सैंड फ्लाई और कुछ स्पीसी मॉस्किटो की जैसे एडिस एजिप्टी। सिम्टम्स आपको जाने कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है। उसके अलावा 24 से 48 घंटे में बच्चों में डेथ हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हिस्टोरिकल आउटब्रेक और पैटर्न, क्या इससे पहले कभी हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ लिखा है ना कि CHPV प्रीवियसली लेड टू सिग्निफिकेंट आउटब्रेक इन इंडिया, यानी कि ऐसा नहीं कि पहली बारी हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। उसके अलावा इससे रिलेटेड क्या मेजर्स और पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेज आप लोग ले सकते हैं, क्या होगा अगर वायरल इन्फेक्शन है तो कौन सी दवाई जाएगी, या फिर किस तरह से पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट हो सकता है, क्योंकि ये मॉस्किटो से हो रहा है तो कैसे हम लोगों को बचा के रखना कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग ग्राउंड ना हो, पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा ना हो जाए, स्टैग्नेंट वाटर ना हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ आप ये देखोगे, इसके वेक्टर के बारे में, सैंड फ्लाई के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे क्या है, फ्लेबोटोमीन, ओके, फ्लेबोटोमस पैपाटेसी ये है। ठीक है, और मॉस्किटो का नाम एडिस एजिप्टी। और आप लोग मुझे एक और चीज़, 2 क्वेश्चन मैं पूछ चुकी हूँ ना आप लोगों से, ये 3rd क्वेश्चन भी प्लीज़ आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और ये किसी एग्जाम में आया हुआ है कि ये एडिस एजिप्टी मॉस्किटो कौन सी बीमारी दूसरी कॉज करती है अदर देन CHPV जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे सिम्टम्स हैं जो आप लोग रीड कर लेना। क्लिनिकल मैनेजमेंट तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है तो कैसे बचाना, एंटीवायरल थेरेपी होगी। हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल इम्पैक्ट, यानी कि पहले 1965 में भी आया हुआ है, यानी कि कोई नई चीज़ नहीं है। उसके अलावा डिजीज़ के पैटर्न कि कैसे होता है, बच्चों में ही ज़्यादा होता है। इतनी चीज़ें इनफ है आप लोगों के लिए BPSC एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ आपको मेंस में भी मदद करेगी। नेक्स्ट हम लोग पहुँचते हैं, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये है PM श्री। तो आपने पहले भी पिछले कुछ क्लासेस में PM श्री के बारे में डिटेल में बताया गया था आप लोगों को हमारी तरफ से, तो एक और बार हम आपको बता देते हैं थोड़े से कम डिटेल में। PM श्री जो स्कूल्स हैं उसके बारे में ये दिया गया है कि द सो के स्कूल स्कीम दैट सेंटर इज पुशिंग इन स्टेट। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ ये दी गई है कि सेंटर ने ना फंडिंग स्टॉप कर दी, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। चलो मैं थोड़ा सा पहले आपको PM श्री के बारे में बता दूँ। यहाँ भी आप लोगों के लिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। PM श्री का फुल फॉर्म क्या है, तो दिस इज, एक सेकेंड, हाँ जी, ये फुल फॉर्म है इसकी, प्रधानमंत्री, क्योंकि आ जाते हैं एग्जाम्स में, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है।
ये आपने याद रखना है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का ये मतलब होता है कि सेंटर भी थोड़ा पैसे देता है और थोड़ी स्टेट भी पैसे देते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कब अनाउंस होता है? तो ये 2022 में अनाउंस हुआ था, 2022 में अनाउंस होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्कूल्स हैं उसमें जितने भी स्कूल्स हैं हमारे अराउंड 14,500 के अराउंड के स्कूल्स जो पूरे कंट्री में से चूज़ किए जाएंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उन लोगों को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पलरी स्कूल्स होंगे, यानी कि टॉप क्लास के स्कूल होंगे। और क्योंकि आपको पता ही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है 2022 वाली, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है लाई ही इसलिए गई थी कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करें। तो इसी वजह से पीएम श्री स्कूल्स आई हैं। ये ग्रीन स्कूल्स भी होंगी। ठीक है, ग्रीन यानी कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली स्कूल्स होंगी। यहाँ पे जो पेडागोगी मेथड होगा, पेडागोगी अगर आपको एग्जाम में दिख जाए तो पेडागोगी का मतलब होता है टीचिंग मेथड। यहाँ पे टीचर्स तक को सिखाया जाएगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, टॉय बेस्ड पढ़ाना है या इंक्वायरी करके पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। और ये सब स्कूल्स होंगे पीएम श्री के, ये गवर्नमेंट स्टेट्स में भी होंगी, यूटी में भी होंगी और कहीं ना कहीं इसको लोकल बॉडीज़ भी मैनेज कर रहे होंगे। ये जो पीएम श्री स्कूल की स्कीम है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 2022 में शुरू हुआ था और ये 2026 तक की बात की गई है। ठीक है, बाकी आगे हम लोग देखेंगे। तो आपको पता ही है कि हमारा एक राइट टू एडुकेशन एक्ट पास होता है 2009 में, और ये जो राइट टू एडुकेशन है इसके अंदर क्या बात की गई थी? हर बच्चे को राइट होना चाहिए अपनी एडुकेशन का, और इसी के तहत बहुत सारी चीज़ें हुई और नेशनल एडुकेशन पॉलिसी हमारी एक इस वजह से ही रिलेटेड एक मुहिम है। तो इस तरह से आपने पीएम श्री स्कूल देख लिया। इसके अलावा भी पिछले क्लासेस में इसको बताया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, आईएमएफ ने रेज किया है इंडिया की जीडीपी को फोरकास्ट को बाय 20 बेस पॉइंट। क्या होता है, जीडीपी फोरकास्ट की जाती है कि कितना इंडिया का जीडीपी होगा, तो उसमें एक बढ़ोतरी देखी गई है। किसके वजह से? आईएमएफ। तो हम थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में बात कर लें। आईएमएफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 190 मेंबर्स हैं इसमें। आपको पता होगा कि ग्रेट डिप्रेशन होती है। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन होती है 1930 में। इस ग्रेट डिप्रेशन में क्या होता है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। डिप्रेशन आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा लो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है 1930 में और सारी चीज़ें इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाती है। तब क्या होता है, 1944 में ब्रिटन वुड, यूएस की एक जगह न्यू हैम्पशायर में, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसको ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस या यूएन कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं इन ब्रिटन वुड्स। यहाँ से बन के निकल के आता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। ये आईएमएफ जो होता है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये हैं क्योंकि आईएमएफ जो है वो ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन कराता है। यानी कि अगर इसकी एम की बात करें, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसकी एम की बात की जाए तो आईएमएफ का एम होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर्ड रहे, यानी कि पूरे देश में जितने भी देश हैं वहाँ पे सब कुछ फाइनेंशियली स्टेबल रहे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है। उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही कि नई कंट्री में, ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन सब साथ मिलके काम कर रहे हैं कि नहीं, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी एक्सचेंज रेट आपको पता ही होगा कि क्या नंबर है, इंडिया $1 में इंडिया के कितने रुपये के अराउंड है, तो वो एक्सचेंज रेट ही होती है। तो ये एक्सचेंज रेट वगैरह की जो स्टेबिलिटी है कि ठीक चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आईएमएफ देखता है। आईएमएफ के बहुत क्रिटिकल मिशन है, ये हेल्प करता है कंट्रीज़ को जब उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही हो। जैसे कि आपने पाकिस्तान की जब इकोनॉमिक क्राइसिस सुनी थी आप लोगों ने, जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी तो कुछ बेल आउट पैकेजेस दिए गए थे, वो आईएमएफ की तरफ से दिए गए थे। तो आईएमएफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको ये भी पता है ये जीडीपी फॉरकास्ट करता है, और अगर इंडिया का जीडीपी फॉरकास्ट इसने रिवाइज किया है 7% अप, यानी कि हमारी जीडीपी सही लाइन पे चल रही है। ठीक है, जीडीपी के बारे में इतना हो गया। अब एक और न्यूज़ आती है, प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया में 9 लोग इंडियंस थे, 9 लोग, जो ओमान में एक मॉस्क शूटिंग हुई, आप लोग को पता है, मॉस्क में गोलीबारी हुई और 9 लोग मर गए जो इंडियन थे। तो अब ओमान फोरफ्रंट में आ जाता है। ओमान है कहाँ, तो ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। ठीक है, आप ये मैप देखिए। ठीक है, यहाँ पे है ओमान। ओमान देख सकते हैं आप लोग, एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अरेबियन सी के पास है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ यूएई है, यहाँ पे ओमान है, बगल में यमन है। यहाँ से यमन से एक हाउती रिबल्स आप लोग सुनते होंगे। हाउती रिबल्स जो हैं वो आते रहते हैं, और यहाँ पे जो अभी
सीरिया और इज़राइल वाली जो क्राइसिस हो रही है, यहाँ पे ये हौती रिबल्स के भी कहीं ना कहीं रोल देखे जाते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो यमन एक बहुत ही उस तरह की ज्वलनशील कंट्री है, और उसी के बगल में ओमान है। अब ओमान के बगल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती, यहाँ पे जो आपके ओमान के पास है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आपका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कौन कंट्रोल करता है? ये ओमान कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है? ये एक चोक पॉइंट है ग्लोबल ऑयल शिपमेंट की। चोक पॉइंट का मतलब ये अगर ख़त्म तो ऑयल शिपमेंट नहीं जा पाएगी। अब मैं बताती हूँ कैसे। ग्लोबल ऑयल शिपमेंट, जब आपकी ऑयल यहाँ से जा रही होती है, जैसे मुंबई से, यहाँ पे आपको पता है यूएई आप देख सकते हैं, तो बहुत ही बड़ी ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, कतर वगैरह है। यहाँ से ऑयल जाती है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, यहाँ इंडिया है, यहाँ से ये फिर पास करके गल्फ़ ऑफ एडन होते हुए फिर ये यहाँ पे बाब एल मंदेब स्ट्रेट, यहाँ पे बाब एल मंदेब स्ट्रेट है, ये भी आपको याद रखना है, बाब एल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है। बाब एल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए यहाँ पे होते हुए स्वेज कनाल से मेडिटेरेनियन सी होके यूरोप जाती है। यानी कितना इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑयल शिपमेंट का ये एरिया है। तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओमान ही कंट्रोल करता है, ठीक है। और ओमान के साथ हमारे सिग्निफिकेंट रिलेशंस है, स्ट्रेटेजिक हो, इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बाब एल मंदेब, ओमान, यहाँ पे यूएई है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप मिडिल ईस्ट को थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे देख लें कि किस तरह से ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर्शियन गल्फ है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो आपने याद रखना है कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, ये सारे पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करने वाली स्टेट्स हैं, ठीक है। अरेबियन सी दिख रहा होगा, रेड सी, यहीं पे गल्फ ऑफ सुएज, सुएज कनाल होते हुए मेडिटेरेनियन से यूरोप चली जाती है चीज़ें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इस तरह से प्लेसेस इन न्यूज़ भी आपने देख ली, हमने एक एक चीज़ें देख ली सारी, और ये सारे आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट का कोलिजन सिस्टम हो, नीति आयोग हो, ये सारी। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेंगे, कमेंट सेक्शन में डिटेल में बता देंगे कि कौन सी चीज़ें हैं। तो आज की न्यूज़पेपर में हमारे एग्ज़ाम के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब बता दी गई हैं। आप लोग एक बार मिडिल ईस्ट के मैप को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में आप लोगों को पता ही है इज़राइल और ये वाली जो पैलेस्टीन वाली वॉर है, इस वजह से ये पूरा एरिया काम में आ जाता है। तो थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग एंड कीप योर जोश हाई। थैंक यू।